दिस वन, कि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के यहाँ पर कौन से डेटा टाइप हैं, इनमें से कौन सा नॉन प्रिमिटिव टाइप है। एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुछ डेटा टाइप्स दिए गए हैं, आपको बताना है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा है। चलिए आंसर करिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं सबको आंसर करना है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 8 बज रहे हैं, तो आप घर पे ही होगे, कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ नोट करने वाली है उसको नोट करो, और जो चीज़ें आपको मतलब आंसर करने वाली है उसका आंसर करें, ठीक है। चलिए बता दें कौन सा डेटा टाइप होगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा होगा आपका। सी, आपका ट्री, लिंक लिस्ट दोनों ही आपके कैसे हैं, नॉन प्रिमिटिव। बुलियन, इंटीजर, राइट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये सारे कैसे होते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप होते हैं, है ना, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, बेसिक डेटा टाइप्स हैं। लेकिन लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे हो गया, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये आपके कैसे हैं, ये सारे आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप हो गए। ये पूरा ग्रुप आपका किसका है, नॉन प्रिमिटिव का, और ये किसका है, प्रिमिटिव का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, लिंक लिस्ट एंड ट्री, ठीक है। चलो पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, है ना, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर। एरे डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज कौन सा है। अच्छा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, ऑडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आंसर कर दो कि कौन सा है एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। बी, देखो एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, बिल्कुल नहीं, जो आपका एरे होता है उसमें सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर किए जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे, ये हो सकता है। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यूज़ करता है रैंडम एक्सेस, है ना, हम रैंडम एक्सेस यूज़ करते हैं। और रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है कि रैंडमली एरे का कोई भी एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस करना है इस पोजीशन को, अगर ये nth पोजीशन है तो टाइम कितना लगेगा, 1, क्योंकि आप a ऑफ n एक्सेस करके इसका डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बी, डी नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा है एडवांटेज कौन सा है एरे का डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। ये दोनों गलत हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और एरे में मिक्स्ड नहीं सेम डेटा टाइप स्टोर होता है। अगर इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज इंटीजर स्टोर होंगी, है ना। चलें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट क्यूज। क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, ठीक है। और ये बीपीएससी का लेवल है, बीपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको ये लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी गलत नहीं हो रहा है, तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका एक इस साल बीपीएससी ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, इसीलिए मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि एस्टेट की क्लास ली थी तो मैंने साफ साफ बताया था कि बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और ये क्लास परफेक्ट है आपकी बीपीएससी के लिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी में पूछा जाएगा, और भी जगहों पर पूछा जाएगा, ठीक है। डी तो क्लियर है, लेकिन आप एक बार मुझे ये स्पेसिफाई कर दें कि डी में आप कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। डी, क्या स्टैक के थ्रू आप क्यों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या एरे के थ्रू आप क्यों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या लिंक लिस्ट के थ्रू आप क्यों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, देखो एक एरे लो, है ना, और इस एरे में इंसर्शन और डिलीशन आप ऐसे करा दो, राइट, इधर से आप इंसर्ट कर रहे हैं, इधर से डिलीट कर रहे हैं, या फिर इंसर्शन आप यहाँ से कर रहे हैं, डिलीशन इधर से कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्शन एंड डिलीशन जब आप यहाँ से करवा सकते हैं तो एरे के थ्रू भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैक के थ्रू भी क्यू को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और लिंक लिस्ट के थ्रू भी, लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। मतलब हमने नोट्स क्रिएट कर दी और इंसर्शन एक साइड से और डिलीशन एक साइड से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। एंड स्टैक, अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक का यूज़ करके भी, अब अगेन जैसे ही मैंने बोला तुरंत आंसर चेंज होने स्टार्ट हो गए, स्टैक का यूज़ करके भी क्यू को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा अब बताओ कितने स्टैक का यूज़ करेंगे क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमें अगर एक क्यू इम्प्लीमेंट करनी है तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितने लगेंगे, दैट इज़ 2,
ठीक है, 2 स्टैक का यूज़ करोगे तो आपका क्यू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो कैसे, पहले हमने स्टैक में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट। और इसको आपको बनाना है क्यू, तो क्या काम करो, इसको खाली कर दो और यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो ये हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। ये वैल्यूज़ हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ये वैल्यूज़ खाली, इस क्यू को पूरा खाली कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को अगर फिर से इंसर्ट कर दोगे आप, है ना, अब इस वैल्यू को आप क्या करें, पॉप कर लें, राइट। ये 1 पॉप होगा, फिर 2 पॉप होगा, फिर 3 पॉप होगा, फिर पॉप होगा, ठीक है। तो जो पहले हमने इंसर्ट किया था, क्योंकि पहले हमने इंसर्ट क्या किया था, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो 2 स्टैक का यूज़ करके आप क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बात को भी दिमाग में रखें, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर मान लो सिर्फ स्टैक होता आपका तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो ये तीनों का ही यूज़ करके आप क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया लास्ट क्वेश्चन का, दैट इज डी, है ना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, द डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज द इंसर्शन एज वेल एज द डिलीशन फ्रॉम बोथ द एंड्स आर। हाँ, 2 क्यू का यूज करके हम स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रेगुलर क्लास, हाँ अब रेगुलर ही लूँगी, ठीक है, कल से क्लास रेगुलर ही होगी। हाँ, टाइमिंग अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन क्लास रेगुलर होगी। डी, वेरी गुड। आई डोंट थिंक इसमें मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बताना है। आपको पता है कि इंसर्शन और डिलीशन, एक एंड से इंसर्शन एक एंड से डिलीशन क्यू में होता है। और अगर आप डी क्यू इस्तेमाल करते हैं, क्यू का ही बड़ा भाई है कि आप इस एंड से इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, इस एंड से इंसर्ट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी किया और डिलीट भी किया। तो इंसर्शन डिलीशन जब दोनों एंड से दोनों कर सकते हैं, दैट इज डी क्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट किया गया था तो वहाँ से मैंने इसको उठा लिया है। और जितने भी लोग अभी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप ग्रुप को, ठीक है। यस, डबल एंडेड क्यू, वेरी गुड। नाउ फाइंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इफ इन ऑर्डर दिस एंड प्री ऑर्डर दिस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट करना है। आंसर कर दो सभी लोग इस क्वेश्चन का। देखो, ये क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट किया गया था और वहीं से मैंने ले लिया। अगर मेरी देखो, मतलब मेरी सुनो तो बीपीएससी के लेवल से थोड़ा सा टफ है, बट स्टिल आपको क्यूरियोसिटी थी कि आपको जानना है, इस वजह से आपकी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए मैंने ये पढ़ा दिया है, ठीक है। एस्टेट में ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ओके, और एस्टेट के लिए आप ऑनलाइन मतलब रेगुलर रहेंगी। देखो, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो मैं उसमें आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। अभी मुझसे टाइम बिल्कुल नहीं पूछें, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब आप बताना अच्छे से किया है या कि नहीं, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, आपको दिया है। अब राइटिंग मेरी ख़राब हो सकती है क्योंकि इस पर पढ़ा रही हूँ, वैसे भी खराबी है। देखो, ये है आपका इन ऑर्डर और ये है प्री ऑर्डर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले आपका एक लेफ्ट ऑपरेंड होता है, फिर आपका रूट होता है ना, बीच में, और फिर होता है आपका राइट ऑपरेंड, है ना। और प्री ऑर्डर में आपका क्या होता है, लेफ्ट ऑपरेंड, सॉरी, प्री ऑर्डर में आपका होता है सबसे पहले हम आपका रूट लिखते हैं, मतलब जो ऑपरेटर होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। देखो, ये अगर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर की बात करो या इनफिक्स प्रीफिक्स की बात करो, दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। आंसर क्या है मुझे नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखो, ये रूट हो गया, फिर हमारा आ जाएगा लेफ्ट, फिर हमारा राइट आ जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड एंड ये बीच वाला ऑपरेटर, ये आपको पता है। और पोस्ट फिक्स के लिए क्या होता है, हमारा पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, लेफ्ट, राइट एंड लास्ट में हमारा आता है रूट। अब इसको देखो, जब ये इन ऑर्डर है तो आप क्या बता सकते हो क्या कि रूट बीच में है, तो कौन सा वाला एलिमेंट बीच में होगा, नहीं पता है हमें। लेकिन अगर प्री ऑर्डर की बात करो तो आप ये बता सकते हो कि रूट कौन सा होगा, है ना। रूट कौन सा होगा, आपको पता है रूट सबसे इधर होता है, राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये ए आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि रूट तो यही है। पकड़ लिया रूट, पकड़ लो। चलो, ए हो गया हमारा रूट, ठीक है। अब जैसे ही हमको ए पता चला, अब आपको इनफिक्स में देखो, आपको पता है रूट होता है बीच में, तो रूट के लेफ्ट साइड ये आ गए, ये 3 आ गए, रूट के राइट साइड ये आ जाएंगे। रूट के लेफ्ट साइड आपके कौन से आ गए, डी बी ई, डी बी और ई। और रूट के राइट साइड कौन आ जाएगा, एफ सी जी,
F C एंड G, यहाँ तक हो गया। अब अगेन फिर से देखो नेक्स्ट, ये भी तो रूट ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका क्या है B, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है B। अब अगर इस साइड आओगे, इसमें देखो DBE में अब कौन सा रूट है हमें नहीं पता, यहाँ से चेक कर लो, BDE दिख रहा है दिस वन, तो रूट कौन सा होगा B। तो बस इसमें अब थोड़ा सा मैं इसको हटाऊंगी और B मुझे पता चल गया क्या है, रूट है। कहाँ से पता चला, प्री ऑर्डर से, B क्या है, रूट है। बना दिया मैंने B को रूट। अब देखो B क्या है, D, B के लेफ्ट में D है, B के राइट में E है, तो B के लेफ्ट में क्या रख दिया मैंने, D को, और B के राइट में मैंने क्या रख दिया, E को रख दिया। ये तो हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अब FCG। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमारा हो चुका है कंप्लीट, है ना। अब ये FCG है तो C मिल गया हमको पहले, इट मीन्स कि हमको ये पता चल गया कि C हमारा क्या है, रूट है। बना दो C को रूट, राइट, C हमारा हो गया रूट। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे देखो C रूट है तो C बीच में आ रहा है, C के लेफ्ट में F है, राइट में G, लेफ्ट में F है, राइट में G। बस यही प्रोसेस लगा के आपने बना लिया एक ट्री। अब जब ये ट्री बन गया तो अब इस ट्री को ट्रैवर्स करो और क्या फाइंड आउट कर लो, आपका पोस्ट फिक्स। और पोस्ट फिक्स में क्या होता है, लेफ्ट, राइट एंड रूट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाला वर्ड लिखेंगे, फिर राइट वाले वर्ड पे आएंगे, फिर लास्ट में आएंगे हम रूट पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, पहले ही रूट मिल गया, नहीं रूट हमें चाहिए ही नहीं। आगे आ गए हम B पे, ये भी क्या आगे, ये इसके आगे कुछ है, हाँ है, इट मीन्स ये भी रूट है, नहीं चाहिए हमें। इसके आगे आ गए D, इसके आगे कुछ है नहीं। अब लेफ्ट के आगे यहाँ पे ख़त्म, डेड एंड मिल गया, तो सबसे पहले हमने लिख लिया D। फिर अब यहाँ से यहाँ पे इसके दो नोड है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गए और फिर थर्ड टाइम पे इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमने D लिख लिया। फिर आप ऊपर जाओ, रूट पे पहुँच गए, लेकिन हमको क्या लिखना है, राइट। नीचे आओ, क्या राइट है, क्या यस है, तो इसका राइट लिखो। E पे आए तो हमने क्या लिख दिया, E। अब हम लिखेंगे B, है ना, रूट, और उसके बाद यहाँ आ गए, तो अभी हमने इसका लेफ्ट ट्रैवर्स किया है। अब A तो रूट है, क्या इसका राइट भी है, यस राइट है, यहाँ पे गए। अब ये क्या इसका लेफ्ट है, यस है, तो इट मीन्स ये रूट बन गया। इसके लेफ्ट पे आ जाओ, ये लेफ्ट आ गया इसके, तो हमने क्या लिख देना है, F, ठीक है। उसके बाद F के बाद हमें क्या इस पे पहुँचे, इसके बाद क्या है, क्या इसका राइट है, यस राइट भी है, तो F के बाद G के बाद हम कहाँ पहुँच गए, C पे पहुँच गए, रूट मिल गया, यस अब रूट लिख सकते हैं। और उसके बाद ये फाइनल वाला रूट पहुँच गए, जो कि हमने लिख दिया A। कौन सा इससे मैच कर रहा है, DEBFGCA, C ऑप्शन मैच कर रहा है। वेरी गुड, आप लोगों ने तो बहुत जल्दी निकाल लिया, C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस यही पूरी कहानी थी इसकी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जिससे मुझसे पूछा था इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, उनको समझ में आ गया ये, क्योंकि मैं नाम भूल चुकी हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following results best time complexity in the worst case scenario? वर्स्ट केस सिनारियो में बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, चलो बता दो। बेस्ट टाइम ये बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब वर्स्ट केस में सिंपल आपको क्या करना है, इसका वर्स्ट केस निकाल लो, इसका वर्स्ट केस, इसका वर्स्ट केस और इसका वर्स्ट केस, जो आपको लगे कि हाँ सही आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बता दो जल्दी से, किसका वर्स्ट केस सिनेरियो में कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी। तो अगर आप बबल शॉट की बात करेंगे तो वर्स्ट केस में आपका बबल शॉट एंड स्क्वायर, वर्स्ट केस में आपके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में रखा हुआ है और सबसे बड़ा वाला सबसे पहले रखा हुआ है, तो सारे एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन शॉर्ट की भी वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन स्क्वायर, और क्विक शॉर्ट की भी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर होती है, ठीक है। और यहाँ पे मर्ज शॉर्ट की क्या होगी, एन लॉग एन, राइट। वर्स्ट केस में इसकी होती है एन, बेस्ट केस में क्विक शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन, ठीक है। लेकिन अगर वर्स्ट केस की बात करेंगे तो दैट इज एन स्क्वायर। वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होती है और एवरेज और बेस्ट केस में इसकी होती है एन लॉग एन।
तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कौन सबसे सही काम करेगा, तो आपकी मर्ज शॉर्ट ही है, जो कि एवरेज केस में भी n log n है, बेस्ट में भी n log n है, और वर्स्ट में भी n log n पे ही काम करती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। मर्ज में तीनों सेम होता है, यस बिल्कुल। चले नेक्स्ट है अ मैट्रिक्स विच हैज़ लॉट्स ऑफ एलिमेंट एज ज़ीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो। तो स्पार्स मैट्रिक्स, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्पार्स मैट्रिक्स आपकी, मान लीजिए ये मैट्रिक्स मैंने बताई 0 0 1 2 0 0 0 0 4, ठीक है। तो इसमें आप देखो जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से जितने एलिमेंट्स हैं उसमें ज़्यादा एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। और इसको स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका एक टर्म आपसे पूछा जा सकता है, स्पार्सिसिटी क्या होता है, स्पार्सिटी क्या होता है, ठीक है। स्पार्सिटी मतलब होगा कि आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है, तो 9 में से 6 आपके क्या हैं, ज़ीरो ही हैं, ठीक है। और एक टर्म होता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी होता है कि कितने आपके एलिमेंट्स हैं, जीरो को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस स्पार्सिटी भी आप बोल सकते हैं, 1 माइनस स्पार्सिटी भी बोल सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने ये स्पार्सिटी निकाल लिया, या फिर आप क्या करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इससे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहे 1 माइनस 6/9 कर दो और चाहे 1 माइनस 3/9 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब सॉरी अगेन इसको ऐसे मत समझो, या तो आप 1 माइनस 6/9 करो और या तो सिर्फ और सिर्फ 3/9 करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A dash notation is used for writing an expression in which binary operators are written in between the operands। आंसर कर दो इसका, बहुत आसान है। जितने लोग जुड़े हो भाई सभी आंसर करो, है ना। ये सब देखने का क्या ही मतलब हुआ अगर आप सब आंसर करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है जितने लोग जुड़े हो अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के आप इस क्लास को देख रहे हो कि मैम कुछ तो यूज़फुल पढ़ा रही हैं, राइट। और अगर मैं यूज़फुल पढ़ा रही हूँ तो उसको पढ़ने के लिए आप इनफिक्स है आंसर लिख दो, इनफिक्स, ठीक है। चलो ये आप अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं, ठीक है। चलो क्या आंसर होगा, इनफिक्स। तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, इन बिटवीन दो ऑपरेंट्स है और ऑपरेटर कहाँ होगा, इन बिटवीन। तो a प्लस बी, ऑपरेटर प्लस तभी आएगा जब इनफिक्स, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आ जाता है, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में आता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू परफॉर्म लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑन अ बाइनरी ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर विल बी रिक्वायर्ड। इसका आंसर कर दो, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर हो सकता है ना समझ में आए। टेस्ट सीरीज़ कहाँ से, अब मेरे को इतना मतलब आइडिया नहीं है टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मैंने जो रिसोर्सेज देखे हैं, ट्रस्ट मी मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है। मैंने सिर्फ एस्टेट पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने मार्केट में देखा ना कोई अच्छा यूट्यूब है, ना ही कुछ ऐसा अच्छा रिसोर्स है जो कि आपको सच में पढ़ा रहा हो और यूज़फुल हो आपके लिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको 1-2 टेस्ट ऐसे ही मैं आपको 100 क्वेश्चंस दे दूँ जिसको आप कर लो और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो उसको कर लोगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे आपको, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। सी देखो, अब यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब समझ रहे हो, हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, राइट। और ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब होता है, अगर मान लो ये आपकी ट्री है ना, ये आपकी है ट्री, तो ट्री को स्टार्ट करो ट्रैवर्स करना यहाँ से, तो 2 तरह से कर सकते हो। एक तो आपने यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर ऐसे, है ना। मतलब आप पहले डेप्थ में जा रहे हैं और फिर आप ऊपर जा रहे हैं। एक होता है लेवल या ब्रेथ,
मतलब पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसे सर्च कर रहे हैं, मतलब ब्रेथ लेवल, इसी को बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। अब बताओ इसका आंसर, है ना, चेंज हो गया आंसर, बिल्कुल क्यू। आज के एस्टेट के कोई पेपर में था, है ना, आज के एस्टेट के पेपर में था, जो मैंने एस्टेट वाला करवाया है, उसमें आप देखो मैंने पढ़ाया है आपको कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम कौन सा ट्रैवर्सल कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट या डेप्थ फर्स्ट। तो स्टैक का यूज़ करोगे तो आप DFS कर पाओगे, राइट, और BFS को लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कहा जाता है, ठीक है, और Q का यूज़ करोगे तो आप BFS कर पाओगे, और ये मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह से हमने ये काम किया है आप लोगों के लिए। सोचो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है। चलो नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस क्वेश्चन की कि मैम पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स, इसका आंसर करो। देखो अब सिंपल क्या है, ये एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, और दूसरा जो ऑपरेटर्स दिए गए हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसमें अगर देखो इस एक्सप्रेशन में, तो इसकी दिख रही है आपको सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, ब्रैकेट की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, एक्सक्यूज मी। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिखा A एस्ट्रिक B डिवाइडेड बाय C की पावर D इनटू E। मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज 2-3 स्टेप में एक साथ भी कर सकती हूँ अगर मुझे करना है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक एक स्टेप कर रही हूँ कि सबसे पहले ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, और ब्रैकेट सॉल्व हमें क्या करना है, अच्छा, फाइंड द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। अच्छा, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, तो पहले मैं इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों दिए गए हैं, है ना, इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों दिए हैं, तो मैं दोनों करके दिखा दूंगी, हो सकता है 2 ही आंसर हो। तो पहले हम पोस्टफिक्स कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम, पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में हमें ऑपरेटर को बाद में फिक्स करना होता है, ये समझो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया और EF के बाद ऑपरेटर को रख दिया। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, इसको। मुझे ये पेन का कलर कम पसंद है, मैं ऑरेंज करूंगी इसको, ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया, चलो। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, A एस्ट्रिक B डिवाइडेड बाय C D दिस वन, ठीक है, देन एस्ट्रिक, देन E F प्लस। ये ब्रैकेट में इसलिए लगाती जा रही हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, है ना, ये साथ में रहे। उस अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आपके पास एस्ट्रिक है, डिवाइडेड बाय है, और इस दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंस सेम है तो अब ऐसे नहीं करोगे कि पहले आप डिवीजन कर लो उसके बाद इसको करो, नहीं, अब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो भी पहले मिलता चला जाएगा उसको करते चला जाएंगे हम। अब हमें सबसे पहले एस्ट्रिक मिल गया तो मैंने कर दिया A B एस्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय C D की पावर, फिर एस्ट्रिक, फिर E F प्लस, ठीक है। देखो 2-2 ही करना है तो आसानी से होगा। अब देखो एक हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, इसको करना है, तो हम क्या लिखेंगे, A B एस्ट्रिक C D की पावर दिस वन, एक ब्रैकेट में हो गया, देन एस्ट्रिक, देन E F प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, इसको और इसको एक साथ रखो, उसको अलग रखो, तो ये हो जाएगा A B एस्ट्रिक C D दिस देन E F प्लस एंड दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। A पोस्ट फिक्स, A B एस्ट्रिक C D की पावर दिस, ठीक है। तो A ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, लेकिन रुक जाओ, 2 ऑप्शन है, मोर देन वन ऑफ द अबव है ना, तो प्रीफिक्स वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ये वाला तो गलत हो गया, ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि ये इससे मैच हो रहा है ना, पक्का, हाँ, तो ये करेक्ट हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अभी आपके पास एक एक्सप्रेशन और है, दिस वन B, इसको भी चेक कर लो कि ये है या नहीं, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, राइट। तो अभी मैं पूरा नहीं मिटा रही हूँ, मतलब पूरा मिटा रही हूँ। A आपका करेक्ट है जो कि पोस्टफिक्स था। अब इसको प्रीफिक्स में भी हम कर देंगे। प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर को पहले फिक्स कर दो, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे प्रीफिक्स करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन प्रोसेस वही है, लेकिन ऑपरेटर को क्या करना है, पहले फिक्स कर देना है।
C की पावर D एस्ट्रिक, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस EF, ठीक है। चलो अब उसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा A एस्ट्रिक B की पावर दिस C, मतलब पावर CD, देन एस्ट्रिक, देन प्लस EF, ठीक है। अब किसको, सबका प्रेसिडेंस सेम आ गया तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो अब यहाँ पे कर देंगे एस्ट्रिक AB डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल CD, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस EF, कहीं कहीं पे इसको बिटवाइज ऑपरेटर भी बोलेंगे आपका, फिलहाल मैं इसको एक्सपोनेंशियल लेके चल रही हूँ। अब हम किसको करेंगे, इसको करेंगे, तो यहाँ पे आ गया एस्ट्रिक AB की पावर CD डिवीज़न, एक ब्रैकेट में, सॉरी ये डिवीज़न यहाँ पे नहीं आएगा, डिवीज़न कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस वन, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रीफिक्स, है ना, इसको करेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे एस्ट्रिक प्लस EF, राइट, और उसके बाद इस एस्ट्रिक को यहाँ लेकर आओ तो ये हो जाएगा एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय एस्ट्रिक AB की पावर CD प्लस EF, लो, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बनाया था, ठीक है, जिससे कि मैं एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें आप लोगों को समझा सकूं। जिसको भी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लो, मैं बता दूंगी, ठीक है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं आता है, एक्सप्रेशन हो सकता है सिर्फ इतना छोटा सा ही आए आपके पास BPSC में, लेकिन आपको आना चाहिए। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों ही एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज D, मोर देन वन ऑफ द अबव, C गलत है, B और A आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ हैश टेबल एज अ डेटा स्ट्रक्चर। हैश टेबल का एडवांटेज क्या है डेटा स्ट्रक्चर में, है ना, हैश टेबल हम क्यों ही इस्तेमाल करते हैं। तो एस्टेट में भी क्वेश्चन था हैश टेबल का, क्या ही काम है इसका। देखो हैश टेबल का काम तब आता है जब आपके पास ना डेटा ज़्यादा है, तो अब अगर इंडेक्सिंग कर दो कि कौन सा डेटा कहाँ पे रखा है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर 10,000 डेटा है और उसमें से अगर आप एक एक करके सर्च करने लगोगे ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर एक को एक्सेस करने में 1 सेकंड लग रहा है तो 10,000 को एक्सेस करने में आप समझ सकते हो कम से कम 100 सेकंड तो लग ही जाएगा, है ना। तो फास्टर एक्सेस करने के लिए हम एक इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, एक हैश टेबल क्रिएट कर देते हैं बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल फंक्शन, उसी को कहा जाता है हैशिंग, ठीक है। फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा हम क्या यूज़ करते हैं, हैश टेबल। ईजी टू इम्प्लीमेंट तो नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं इतना आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होता, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक टर्म है ना ट्रेड ऑफ, आज ही पढ़ाया मैंने कि स्पेस भले एक्स्ट्रा लग रहा है लेकिन टाइम कम लग रहा है। चलो तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो थे आपका डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे C++ की, ठीक है। चलो C++ के क्वेश्चंस, पहला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट बताना है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर कर दो। देखो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आप लोग निकालने की कोशिश करो आंसर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब यहाँ पे कोई मुझसे ये मत बोलना कि मैम इंट नहीं है, ठीक है, मेन नहीं है यहाँ पर, तो मेन लिख लो, राइट। कुछ ऐसे आप कर सकते हो कि आपने यहाँ पे मेन लिख लिया और मेन में क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया इंट मेन, और इसमें यहाँ पे आपने क्या किया, इस सॉल्व को कॉल कर लिया है बस, और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन से स्टार्ट करो और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा वो बताना है। चलो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। यहाँ से एक एरे है जिसमें 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। सम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी है। उसके बाद एक लूप चलाया जहाँ पे i की वैल्यू 0 से स्टार्ट की और 4 तक लेके जाएंगे क्योंकि i लेस देन 5 है। चलो सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, 0 चलेगा। i मॉडुलस 2 मतलब 0 मॉडुलस 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ट्रू। फर्स्ट केस में ये क्या है, ट्रू है। अंदर गए, सम की वैल्यू क्या थी हमारी, 0 थी, तो क्या करेंगे,
सम इज इक्वल टू, सम में क्या करेंगे, सम में हमने क्या डाल दिया, 0 प्लस, ये इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो इसका मतलब होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, है ना, इस लाइन का यही मतलब हुआ। तो अब सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू है, 1। तो और इसको हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, सम में, तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अभी सम की वैल्यू क्या है, 1 है, इतना थोड़ा सा मिटा देती हूँ। सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी 1 आ गई। चलो ठीक है, अब फिर आगे लूप में जाओ, या खत्म हुआ ये, फिर से लूप में जाओ। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, फिर आई लेस देन 5 है बिल्कुल, तो 1 मॉडुलस 2 क्या 0 होगा, अगर 1 मॉडुलस 2 0 करेंगे नहीं, इट मीन्स ये इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर से बाहर आओ, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। अभी सम की वैल्यू 1 ही है, आई की वैल्यू जब 2 ही हुई तो यहाँ पे आ गया 2, 2 मॉडुलस 2 0 होगा, येस, तो ये कंडीशन फिर से हो गई ट्रू। जैसे ही ट्रू हुई, अब सम के पास आए, तो सम की वैल्यू क्या थी, 1, 1 प्लस ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 में कितना है आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, ठीक है, 3 प्लस 1 4 हो गया। अब जैसे ही 4 आया, फिर से लूप से बाहर आए, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3, 3 मॉडुलस 2 क्या लूप के अंदर जाएगा, नहीं, 3 मॉडुलस 2 1 होता है, लूप के अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ गए। फिर से आई इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 4, 4 मॉडुलस 2 यस 0 हुआ, फिर से अंदर गए, तो सम की वैल्यू क्या थी, 4, 4 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 4 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 4, ए ऑफ 4 कितना है आपका 5, तो 4 प्लस 5। चलो फिर से लूप में गए, आई की वैल्यू हो गई 5, 5 इज लेस देन 5, अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा, सम की वैल्यू प्रिंट हो गई 9, क्या 9 आ रही है, क्या 9 आ रही है, ये क्या है 135, ठीक है, 9 किसका किसका 9 आ रहा है, चलो जी वेरी गुड। क्या ये यूजीसी नेट लेवल का नहीं है, ठीक है, चलो 9 आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्चुअल पैरामीटर इन C++, C++ में एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, जो रियल पैरामीटर्स हैं, है ना, जो मतलब जो रियल वैल्यूज हैं, कौन से हैं, मतलब किन वैल्यूज पे हम परफॉर्म करते हैं, ये समझो। जो फंक्शन होता है ना, 3 चीज़ें होती हैं उसमें, एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, एक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, और एक फंक्शन को कॉल किया जाता है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उस टाइम पे जो डेटा हम देते हैं ना फंक्शन को, फंक्शन कॉलिंग के लिए जो डेटा हम देते हैं वो हमारा रियल होता है, ठीक है, उसी को आप बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स विद विच फंक्शन आर कॉल्ड, उन पैरामीटर्स के साथ जिनके साथ फंक्शन को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई प्रोग्राम है, जैसे मेन है आपका यहाँ पे, तो मेन के अंदर आप मान लो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे आपने बताया कि मुझे 5 और 10 पे, मतलब ये ऐसा कुछ आपने कॉल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है कि इंट ए इंट बी, ठीक है, और अब तो ये इन वैल्यूज़ के बारे में आप बात कर रहे हो ना, इन पे आपको परफॉर्म, मतलब जो ऑपरेशन है परफॉर्म करना है ना, जो यहाँ पे कोड लिखा है वो इन पे आपको चाहिए, तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जो कि हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हम पास करेंगे, ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर्स तब बुलाए जाते हैं जब, मतलब जब फंक्शन कॉल होता है। तो चलो, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस क्या है, आंसर कर दो सभी लोग इसका, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस होता क्या है और क्या यूज़ है इनका C++ में, बता दो, और 2-4 एस्केप सीक्वेंस का नाम भी बताओ तो बता ही दो, राइट। चलो ए मैम आपसे, यस रवि, पार्थ एजुकेशन का जो कोर्स था वो इनकम्प्लीट था, और वो उसी टाइम पे मैंने बताया था,
और आपने देखा होगा मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाया है। तो जो पार्ट वहाँ पे मैंने छोड़ा था उसको मैंने फ्री में आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा, और वो सोचो एज बीइंग अ टीचर मैंने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि वो सब्जेक्ट्स मुझे कंप्लीट करने चाहिए, और मैंने कंप्लीट कर भी दिए हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा, मैंने बस एक इंस्टीट्यूट का साथ छोड़ा है। मैं अपने एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स को आज भी अपने साथ लेकर ही चलती हूँ। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने दीजिए, जब मैं मतलब सबको फ्री में पढ़ा रही हूँ तो आप लोग तो मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलो आंसर करो इसका फिलहाल। एस्केप सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट, आप लोगों ने ना ऐसे सुना होगा ना कि दिस या ऐसे लिख दिया, या न्यू लाइन के लिए ये लिख दिया, टैब के लिए ये लिख दिया, इसी को बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। बचने के कैरेक्टर्स, स्केप मतलब होता है बचना। तो ऐसे सीक्वेंसेस जो कि आपको एक स्टेप आगे ले जाएं या फिर किसी चीज़ से बचना हो, ठीक है, वो सारे। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम, set of character that whose use are avoided in C++ program, या set of characters that are used in the name of the main function of the program। बता दो क्या आंसर होगा? whose use are avoided in C++ program, नहीं, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। बी क्यों बोल रहे हो आप लोग? set of characters that are used in the name of the main function of the program, नहीं, ए ही केवल सही लग रहा है कि कुछ स्पेशल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो, जो भी कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो कुछ स्पेशल मीनिंग, जैसे आपने अगर लिख दिया कि बैक स्पेस बी, तो ये क्या करेगा? आपका बैक स्पेस कर देगा। एक कैरेक्टर, आप कह सकते हैं कि इसको एक कैरेक्टर बैक स्पेस कर देगा, राइट। या फिर आपने लिख दिया /n, तो ये क्या करेगा? न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा, राइट। या फिर /t लिख दिया, तो ये क्या करेगा? न्यू लाइन में न्यू टैब क्रिएट कर देगा। टैब आई गेस 5 कैरेक्टर का एक टैब होता है ना, 5 कैरेक्टर छोड़ के आगे शिफ्ट हो जाना, ठीक है। या फिर आपने लिख दिया /r, तो इसको हम बोलते हैं कैरेज रिटर्न कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेज रिटर्न कैरेक्टर, रिटर्न कैरेक्टर, ठीक है। तो कुछ इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बैक स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट है, व्हाट डज मॉड्यूलैरिटी मीन्स? बता दें मॉड्यूलैरिटी का क्या मतलब है। रविकांत, चलो बात करते हैं मॉड्यूलैरिटी की। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता है कि जब छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं एक प्रोग्राम को, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी। तो सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट इज कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउज टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट? अरे वाह, आईपीएल छोड़ दिया, मतलब ये तो एक तरह से वही है, किडनी बेच के मेरी क्लास परचेज करने वाली बात है। चलो जी, बहुत बड़ा एहसान। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउज टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट? एक ऑब्जेक्ट किस में डिक्लेयर करते हैं? ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट किस में डिक्लेयर नहीं करते? बता दो। एक ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर कर दिया आपने सिंगलटन क्लास में, ठीक है, नाम रख दिया उसका सिंगलटन क्लास, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें डिक्लेयर नहीं करना, इसका भी आंसर कर दो। चलो आंसर कर दो जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ना रट डालो, यही सब पूछा जाएगा, है ना। चलो, इसमें 0 ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और फ्रेंड क्लास के कई ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फ्रेंड? इनमें से कौन सा फ्रेंड नहीं हो सकता? फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट या ऑपरेटर? नहीं, वर्चुअल का नहीं, आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इनमें से किसके लिए फ्रेंड फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया? अगर फ्रेंड फंक्शन वाली क्लास देखोगे तो मैंने फ्रेंड फंक्शन बताया, फ्रेंड क्लास बताइए कि एक फंक्शन फ्रेंड हो सकता है, एक क्लास फ्रेंड हो सकता है, एक ऑपरेटर फंक्शन भी फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्जेक्ट नो फ्रेंड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
वाई रेफरेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर्स, इसका आंसर मैं नहीं करूंगी। अगर आप पिछले 3 दिन से क्लास देख रहे होगे ना, तो मैंने डिफरेंस बताया हुआ है कि रेफरेंस और पॉइंटर्स में क्या डिफरेंस है। आप बता दो इसका आंसर अब, कि एक रेफरेंस क्या होता है और एक पॉइंटर क्या होता है। अ रेफरेंस कैन नॉट बी मेड नल, एक रेफरेंस को हम नल नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा जी, दूसरा ये कह रहे हैं अ रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इनिशियलाइज, एक रेफरेंस को अगर एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, नो एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स इज नीडेड फॉर डी रेफरेंसिंग ऑफ अ रेफरेंस, बता दो कौन सा करेक्ट होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ना, करेक्ट है, क्योंकि एक रेफरेंस को आप नल पॉइंट नहीं असाइन कर सकते, पॉइंटर को कर सकते हैं। रेफरेंस को एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो आप दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते। उसने अगर एक बार बोल दिया कि x, मैं x को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो y को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेटर, जैसे अगर पॉइंटर की बात करो तो पॉइंटर के लिए एस्ट्रिक p, अगर आपने एक पॉइंटर डिफाइन किया है और इसमें वैल्यू डाली x की, तो इसको डी रेफरेंस करने के लिए p की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक p करेंगे तो p की वैल्यू आएगी। अगर सिर्फ p प्रिंट करेंगे तो p का एड्रेस, x का एड्रेस प्रिंट होगा। एस्ट्रिक p करेंगे तब इसका वैल्यू। लेकिन डी रेफरेंसिंग के लिए आपको कोई भी इस तरह का डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, चलो आगे। हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन C++, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है C++ में, ये मैंने आपको बताया है। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह के होते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम में हम यूज़ करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और रन टाइम में हम यूज़ करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो जब हम वर्चुअल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम की। तो आप वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करके एंड इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके, वर्चुअल इनहेरिटेंस का यूज़ करके आप पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग, याद हो आपको, ओवर राइडिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप रन टाइम की जगह कंपाइल टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका टेम्पलेट का काम, टेम्पलेट से काम हो जाएगा, जिसमें आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं या ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड विद अ वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल कीवर्ड भाई किसके साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इनमें से किसके साथ वर्चुअल कीवर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बताओ। और क्यों नहीं कर सकते, अगर लिख पाओ तो ये भी लिख दो, है ना। नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, ऐसी क्या ही प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हमने कर दिया तो। चलो आंसर कर दो, सी डी। नहीं, देखो, क्लास के साथ वर्चुअल होस्ट कीवर्ड, क्लास को वर्चुअल बना सकते हैं, मेंबर को वर्चुअल मतलब होता है आभासी, कि मतलब आपको बस फील होगा, है नहीं वो एग्जैक्टली। डिस्ट्रक्टर को भी वर्चुअल बना सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को नहीं, नो, कंस्ट्रक्टर को नहीं वर्चुअल बना सकते। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी यूज्ड विद वर्चुअल कीवर्ड। क्यों नहीं कर सकते हैं, नहीं, डिस्ट्रक्टर को कर सकते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर को नहीं। क्यों नहीं कर सकते, देखो, कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट किसको कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर को। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपकी अगर क्लास है ए, तो इस ए नाम का फंक्शन इस क्लास के अंदर क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट इसी को कॉल करेगा और इस क्लास में जो भी मेमोरी है उसको असाइन कर देगा, जो जो इस क्लास को चाहिए वो सब ये असाइन कर देगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको वर्चुअल आपने बना दिया, ठीक है, सोचो आपने इसको वर्चुअल बना दिया, अब बेचारा ऑब्जेक्ट गया और कंस्ट्रक्टर उसको दिख ही नहीं रहा कि क्लास ए का कंस्ट्रक्टर भाई कहाँ है, कहीं दूसरी क्लास में तो नहीं है। तो आप खुद बताओ, क्या एक क्लास का कंस्ट्रक्टर किसी दूसरी क्लास में आप बना सकते हो। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट होता तब आप वर्चुअल कीवर्ड कंस्ट्रक्टर के आगे लिख सकते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट गया, ढूंढ रहा है, लेकिन ये तो वर्चुअल है, ये छुपा हुआ है, दिख ही नहीं रहा है, तो अब किसी और क्लास में वो जा ही नहीं सकता। इस वजह से, और अगर जब तक ये इसको नहीं मिलेगा तब तक ये जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं क्लास को ये मेमोरी देगा ही नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्लास को डिफाइन ही नहीं करेगा ये ऑब्जेक्ट,
इस वजह से इसको वर्चुअल नहीं बनाते हैं, इसके साथ नहीं खेलते हैं। कंस्ट्रक्टर बिना वर्चुअल के ही ठीक है। हाँ, डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है कि आपको अगर उस क्लास में आपने उस ऑब्जेक्ट को नहीं डिस्ट्रॉय किया तो कहीं दूसरी जगह डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जो आपका डिस्ट्रक्टर है वो वर्चुअल बना दिया। नहीं, फिर जैसे ही डिलीट करोगे नहीं मिलेगा इसको इस क्लास में, कोई बात नहीं, वो मेन में डिलीट कर दो आके, या किसी दूसरे फंक्शन में जाके उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। ऑब्जेक्ट डिलीट ही तो करना है ना, बस हो गया, है ना। तो कंस्ट्रक्टर को तो नहीं बना सकते वर्चुअल, डिस्ट्रक्टर को बना सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यू एंड मैलॉक? चलो बता दो, करेक्ट अबाउट न्यू एंड मैलॉक। मुझे बस इतना लगता है कि मुझे आता है और मुझे कोई सोर्स नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूँ, ठीक है। और इस साल फ्री में कर रही हूँ, अगले साल नहीं करूँगी, पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। चलो, और अगले साल मेरे पास आना भी मत, जितने भी लोग जुड़े हो सब लोग सिलेक्शन लेके नौकरी कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, अगले साल मुझे ये सारे नाम जो है सिर्फ और सिर्फ बधाई देते हुए मिलने चाहिए, इतनी मेहनत कर लो इस बार। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ फिर क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू इज एन ऑपरेटर वेयर एज मैलोक इज अ फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, मैलोक आपका क्या होता है, एक फंक्शन होता है। न्यू आपका एक ऑपरेटर है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। न्यू कॉल्स कंस्ट्रक्टर, मैलोक डज नॉट। बिल्कुल, न्यू क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है ना, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और मैलॉक फंक्शन में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर जैसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करता है, बट सी में करता है, C++ में नहीं। न्यू रिटर्न्स रिक्वायर्ड पॉइंटर वेयर एज मैलॉक रिटर्न वॉइड पॉइंटर एंड नीड्स टू बी टाइप कास्ट। न्यू आपका जो भी पॉइंटर, जैसे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट का जो भी आप डेटा टाइप देंगे वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन मैलॉक में आपको टाइप कास्ट करना पड़ता है। पहले आपको अगर इंट करना है तो आपने यहाँ पे इंट, देन मैलॉक फंक्शन, और उसके बाद उसका क्या साइज होगा वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है, राइट। तो तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलो, क्लियर है। चलो जी, C++ से भी छुट्टी हो गई, हेल्पफुल लगा होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड मिली होंगी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है आपकी, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, यही क्वेश्चंस आपके हर बार पूछे जाएंगे। चलो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रो प्रोग्राम्ड अप्रोच द सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय। बिल्कुल मिल जाएगा भाई, PDF तो दे ही देती हूँ इसका मैं। देखो, मैं सिंपल सी बातें पहले बता दे रही हूँ। इसका PDF आपको मिल जाएगा। मुझसे आंसर्स के एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं आंसर भी मार्क करके दूंगी। सिर्फ एक रीज़न है, मुझे 5 मिनट लगेंगे इसके आंसर की, इसका A है, इसका B है, इसका C है, लिख के देने के लिए। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं देती हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो, खुद से दिमाग लगाओ। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका रिवीजन होगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि शांत दिमाग से आप कर रहे होगे। और दूसरा, जब आप मेहनत करोगे ना तभी वो चीज़ें आपकी होंगी। जितना जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हो उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग उससे होती है, ठीक है। चलो, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेपर से आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो तो क्वेश्चन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। इसीलिए मैं आंसर नहीं देती हूँ कि आंसर आप, और दूसरा वीडियो भी देख लोगे इसी बहाने, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो, माइक्रो प्रोग्राम्ड, तो कंप्यूटर, अब हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की। आज बातें ज़्यादा हो रही हैं। कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल यूनिट को पहले आपका बनाया गया था, है ना। पहले तो ये प्रोग्रामिंग होती नहीं थी, तो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर का यूज़ करके बनाया गया, जिसको बोला गया हार्ड वायर्ड, स्पेलिंग में ई मिसिंग है, ठीक है, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। और फिर आपकी जब प्रोग्रामिंग आ गई तो प्रोग्रामिंग का यूज़ करके जब बनाया गया तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो जो हार्डवायर है ये हार्डवेयर से बना है, और ये आपका एज अ सॉफ्टवेयर है, मतलब माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इसमें इस्तेमाल की गई हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अरे आप लोग खुद ही आंसर कर लो, मैं मतलब सारी मेहनत मैं ही कर दूं, है ना। चलो, मशीन इंस्ट्रक्शन। चलो, नेक्स्ट है
द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द IO डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग इज, बार बार स्टेटस फ्लैग चेक करते रहो कि इस अभी वैल्यू आई है कि नहीं, अभी ये मतलब ये वाला टास्क हो गया है कि नहीं, अभी ये वाला टास्क हो गया है कि नहीं, उसके लिए आप क्या मतलब क्या किसके लिए ये यूज़ किया जाता है? डेली ही तो क्लास होती है सुजीत जी, डेली सुबह 11 बजे, ठीक है। MC के फुल स्टैक, अब ये कोई इंस्टीट्यूट का नाम मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ से हो सकता है ये, ठीक है। तो मैं पहले खुद ढूंढूं कि कहाँ से फुल स्टैक डेवलपिंग कहाँ से होगी, और उसके बाद मैं आपको आपकी हेल्प कर सकती हूँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, है ना। आंसर बता दो इस क्वेश्चन का कि क्या होगा, मतलब किस में हम चेक करते रहते हैं बार बार फ्लैग? प्रोग्राम्ड कंट्रोल, नाम से ही लग रहा है ना कि प्रोग्रामिंग के अगर प्रोग्रामिंग कंट्रोल करेगा तभी बार बार स्टेटस फ्लैग चेक करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज मेमोरी मैप में तो हम मेमोरी चेक करेंगे, राइट। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग की बात आएगी तभी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जब इनपुट आउटपुट को एक्सेस करते हैं तभी हम स्टेटस फ्लैग को बार बार चेक करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। देखो कहीं भी करना, एक बार पहले आप देख लेना कि टीचर, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं। अगर लैंग्वेज समझ में आ रही है तो गो फॉर इट। चलो, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ, मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिना बताए कैश, है ना। इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी ना सोचना है ना ही बताना है। मैं अब ऊब चुकी हूँ इस तरह के क्वेश्चन की, कैश, रैम, मेमोरी हायरार्की, बहुत आसान क्वेश्चन हो गए हैं और सभी को आ गए हैं, इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि दूर ही रहूँ इनसे। चलो, तो ये आपका क्या है? कैश हो गया, ठीक है। बाकी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम या हायर कैपेसिटी रैम, तो ये सारी तो रैम ही है। मेमोरी एक्सेस टाइम सिर्फ और सिर्फ कैश, यहाँ पे या तो एस रैम लिखा होता तो एस रैम भी हो सकता था, है ना। चलो नेक्स्ट, डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंसेस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ वेरियस डिवाइसेस। बता दें, डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंसेस इन, बाप रे रविकांत सीरियसली मुझे नहीं पता, मैं एक बार चेक करके बता सकती हूँ, ठीक है। मैं एक बार चेक करके बता सकती हूँ बट मुझे अभी नहीं पता है। चलो आंसर कर दो, बफर रजिस्टर, वेरी गुड, बफर रजिस्टर ही सही आंसर होगा इसका। क्योंकि देखो हमें क्या करना है, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, कि एक बेचारा ट्रांसफ़र कर रहा है, दूसरा उस स्पीड से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है ना। तो स्पीड में क्या हो गया है, एक डिफरेंस आ गया है। तो हम एक बीच में कोई भी क्यू या बफर रख देंगे, बफर रजिस्टर रख देंगे, उसके बाद ये डेटा इसमें डालता रहेगा, जब इसको ज़रूरत लगेगी, जब ये फ्री होगा तब इससे निकालता रहेगा, है ना। बफर रजिस्टर इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। द एडवांटेज ऑफ इनपुट आउटपुट मैप्ड डिवाइसेस टू मेमोरी मैप्ड इज, क्या एडवांटेज है? चलो आंसर कर दो। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, क्या एडवांटेज होगा इनपुट आउटपुट मैप्ड और मेमोरी मैप? देखो इनपुट मेमोरी मैप में क्या होता है, मेमोरी मैप में आपका मेमोरी और इनपुट आउटपुट दोनों सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं, और इनपुट आउटपुट के लिए वही एड्रेस स्पेसेस अलग से हम डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो क्या एडवांटेज हो जाएगा इनपुट आउटपुट का? द फॉर्मर ऑफर्स फास्टर ट्रांसफर ऑफ डेटा, ठीक है।
या फिर द डिवाइसेस कनेक्टेड यूजिंग इनपुट आउटपुट मैपिंग हैव अ बिगर बफर स्पेस, द डिवाइसेस हैव टू डील विद फ्यूअर एड्रेस लाइन मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एडवांटेज, मेन एडवांटेज आपका क्या हो जाएगा इनपुट आउटपुट का, मतलब आईओ मेमोरी मैप्ड डिवाइस का और मेमोरी मैप्ड डिवाइस का। तो यहाँ पे स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है वो आईओ मैप्ड में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ANSI। चलिए ये बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, स्टैक डेवलपिंग करनी है, सी डैक करना है, राइट, ये सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। मैं डेफिनेटली रवि आपकी हेल्प कर दूंगी इस मामले में। ठीक है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको हेल्प कर दूंगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एंड प्लीज़ नो डिस्टर्बेंस इन द क्लास। एक तो ऐसे ही बोलना पड़ रहा है सवाल को समझाने के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा तो थोड़ी सी ना एनर्जी लो हो जाती है। इस चीज़ को समझें, बहुत पिछले 6-7 घंटों से पढ़ा रही हूँ, इस वजह से थोड़ी इस टाइम पे ना एनर्जी लो है मेरी। चलो बट स्टिल अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो ए ऑप्शन करेक्ट है, कुछ इसमें समझाना नहीं है, ये एक फुल फॉर्म है ANSI, एक इंस्टीट्यूट की। A processor performing fetch or decoding of different instruction during the execution of another instruction is called। अच्छा, इस बस इस स्टेटमेंट को समझ लो, ऑटोमेटिक आंसर कर लोगे। देखो, अब प्रोसेसर परफॉर्मिंग फेच, एक प्रोसेसर क्या परफॉर्म कर रहा है, फेच ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, या डिकोडिंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, या एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा है ड्यूरिंग द अनदर, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, इसी के साथ साथ एक डिकोड हो रही है और या एक फेच हो रही है। ठीक है, मतलब एक साथ आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है, इसको बोलते हैं पाइप लाइनिंग। जब हम पैरेलली एक साथ, देखो एक तो होता है कि आपके पास ये है, एक मान लो ये रास्ता है, तो एक इंस्ट्रक्शन गई, जब तक इस यहाँ से लेके यहाँ तक पार नहीं हो जाएगी तब तक हम काम नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा है कि यहाँ, अच्छा इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सबसे पहले उसको फेच किया गया, फेच करने पे उसको फेच करके पहले प्रोग्राम काउंटर से उसका एड्रेस लिया गया, प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लिया तो प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाएगा, मतलब अब नेक्स्ट एड्रेस को करेगा, और वो एड्रेस लेके हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे रख दिया। अब प्रोग्राम काउंटर सोचो +1 हो गया, अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी के पास जाएगा, फिर वहाँ से क्या देगा, हमें डेटा देगा। अब देखो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर खाली हो गया, जब ये वाला दे रहा है तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी उसको दे देगा। अब ये डेटा मेमोरी डेटा रजिस्टर में आ गया, उसके बाद ये कहाँ से जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डिकोड होगा। अब यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे चला गया, +1 हो गया, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ये CPU में जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक ये इंस्ट्रक्शन इसमें जाके डिकोड होना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पाइप लाइनिंग। ठीक है, पाइप लाइनिंग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो CISC फुल फॉर्म बता दो, CISC की फुल फॉर्म बता दो। वैसे आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है, संडे की वजह से या फिर टाइम चेंज किया है मैंने इसकी वजह से? चलो आंसर बता दो। CISC कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, CISC क्या मतलब, क्या होता है इसका मतलब, एक ऐसा कंप्यूटर बनाओ जिसमें ना नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो, लेकिन मान लो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो और कम इंस्ट्रक्शन से ही काम आपका हो जाए, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हो, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन में, जैसे आपको क्या करना है, आपने सिंपल लिख दिया ऐड और यहाँ पे 2 रजिस्टर लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दोनों फेच भी होंगे, ये दोनों डिकोड भी होंगे, ये दोनों ऐड भी हो रहे हैं, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन से सारा काम हो रहा है। ठीक है, और एक होता है आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होती हैं और कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ठीक है, चलो द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज।
ऐसा एड्रेसिंग मोड जहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर सेकंड में क्या हो गया, मतलब अगर आपका ये इंस्ट्रक्शन, मतलब ये मोड बिट है, ये ऑप कोड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हमने डायरेक्ट ही क्या लिख दिया है, ऑपरेंड, कहीं से फेच वेच करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली यहीं से उठाओ, इसीलिए इस मोड को क्या बोलते हैं, इमीडिएट मोड। द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई ऑपरेंड वैल्यू इज इमीडिएट मोड। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एड्रेस है वो डायरेक्ट किसका है, मेमोरी का है। रिलेटिव का क्या है कि यहाँ पे जो एड्रेस है उसमें आप किसी बेस या इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को प्लस करें और उसके बाद आपको एड्रेस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, विच रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट इफिशियंट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द नंबर्स। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन है जो कि मतलब बेस्ट है अर्थमेटिक नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आपको सभी को पता है कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट को बेस्ट मानते हैं। दो रीज़न है, एक तो टूज कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, वन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। कौन सी वाली, कौन सी वाली है, माइनस या प्लस, तो प्लस, अगर माइनस भी अर्थमेटिक, ठीक है, प्लस, ठीक है, हर चीज़ को ये प्लस करता है, ठीक है। और दूसरा साइन और वन में क्या होता है, ज़ीरो को भी ये प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इनके साथ गड़बड़ हो गया। अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो ये हो गया पॉजिटिव ज़ीरो, और वन ज़ीरो लिख दिया तो ये हो गया नेगेटिव ज़ीरो। वंस क्या करता है, अगर ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव ज़ीरो, वन है तो ये नेगेटिव ज़ीरो, तो इस वजह से इन दोनों को हम नहीं लेंगे, साइन एंड साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट दो बार ज़ीरो को, क्योंकि ज़ीरो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बताते हैं कि ज़ीरो नेगेटिव भी होता है, इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट जो कि वन अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करता है और एक ही ज़ीरो देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन फेच फेज एंड्स विद। इंस्ट्रक्शन फेच फेज एंड होता है कब, किसके साथ एंड होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन फेच किया उसके बाद कब तक वो चलता रहेगा और कब जाके खत्म हो जाएगा, ये आपको बताना है। आंसर कर दो, इंस्ट्रक्शन फेच फेज एंड्स विद। चलो 95% चांसेस है। देखो अगर मैं सिर्फ इस क्लास की बात करूं तो आप मुझे क्या एक चीज़ बताओ, अब ये बहुत जेन्यून सी बात है, इस क्लास में जितने क्वेश्चन हैं अगर वो आपको आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस क्लास की बात है, ठीक है। अगर मैं सेकंड क्लास लेकर आती हूँ तो कुछ दूसरे टॉपिक हैं, तो अगर वो भी आ रहे हैं, तो अगर मैंने 10 से 15 सेट आपको कराए और सारे आपको 95% आ रहे हैं आपके, तो आपके चांसेस हैं कि आप 95% एक मतलब बीपीएससी क्रैक कर लोगे, टू बी वेरी जेन्यून। क्योंकि अगर आप 10 पेपर कर रहे हो और उसमें अलग अलग आपके सब सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है तो आपको आता है। लेकिन अगर आप सोचो सिर्फ इसमें, तो इसमें कितने ही टॉपिक मैंने आपको करा दिए होंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे टॉपिक छूटे हैं अभी, या अगर मैं C++ की बात करूँ तो मैंने अभी बहुत सारे टॉपिक छोड़े हुए हैं, राइट। वो टॉपिक हो सकता है दूसरी क्लास में कराया है, तो अगर वो क्लासेस और ये क्लासेस मिला के भी 95% करेक्ट हो रहे हैं, तो आप देख रहे होगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन बहुत कम है मेरी क्लासेस में, राइट। या तो मैं एक्सप्लेन इतना ज़्यादा कर देती हूँ कि वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, तब आप कह सकते हैं कि यस 95 to 99% आपके चांसेस हैं बीपीएससी में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, और बी पॉजिटिव, अगर आपको आ रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपका गट फीलिंग बोलती है, या फिर आप एनालिसिस करके बता दोगे कि हाँ ये इसका यही होगा। चलो देखो क्या है, द इंस्ट्रक्शन फेच फेज एंड्स विद प्लेसिंग द डेटा फ्रॉम द एड्रेस इन MAR to MDR, placing the address of the data into MAR, completing the execution of the data and placing its stored address into MAR, या decoding the data in MDR and placing it in IR। तो ये कह रहे हैं कि फेच फेज, इंस्ट्रक्शन फेच फेज आपका एंड कब होता है,
बता दो कौन सा ABCD में से कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी 10 से 15 सेट का बोले। हाँ 10 से 15 या जितना मैंने कराया हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं आई गेस, है ना। आपके पास एक मतलब एक काफ़ी अच्छा चंक है क्वेश्चंस का। हाँ इस क्वेश्चन पे आइए पहले। देखो अगर आपने डेटा को डिकोड कर लिया MDR में और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस कर दिया और प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, इसका मतलब कि फेच फेज आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। बस यही आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। कि आपने क्या किया, देखो आपने फेच किया इंस्ट्रक्शन को, फेच करने के बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे रखा, वहाँ से आपका डेटा आया, फिर उस डेटा को मेमोरी डेटा रजिस्टर में रख दिया, मेमोरी डेटा रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला गया और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो एग्जीक्यूशन के फेज में अब जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब डेटा आ गया इट मीन्स कि ये अब इसका काम खेल खत्म, और प्रोग्राम काउंटर क्या हो गया आपका, इंक्रीमेंट हो गया। मतलब अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में ये सारा काम होगा, प्रोग्राम काउंटर आपका क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, और ये आपका फेच फेज खत्म, अब एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट, है ना। चलो इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में क्या होगा, आंसर कर दो सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं तो सभी लोग आंसर करने की कोशिश करो भाई। चलो यस, मेमोरी डेटा रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया और प्रोग्राम काउंटर आपका इंक्रीमेंट हो जाता है इसी बीच में। ए द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द मेमोरी, ये तो मैंने बता ही दिया था, इसमें क्या आपने क्या बताया, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट दोनों एक ही स्पेस को शेयर करते हैं। प्रॉब्लम क्या आ जाती है बेचारे इनपुट आउटपुट और मेमोरी, अब मेमोरी ने अपना स्पेस दे तो दिया इसको, लेकिन अब इसके पास स्पेस की हो जाती है कमी, क्योंकि कर रहा है शेयर किसी के साथ। अगर इनपुट आउटपुट का डेटा ज़्यादा है ना, तो अब बेचारा शेयर कर रहा है, उसके पास स्पेस ही नहीं है, राइट। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। ये TRE 1 का क्वेश्चन हो सकता है, बट मैंने वहाँ से मतलब प्रीवियस ईयर से नहीं उठाया है, तो सोचो मैंने जहाँ से उठाया वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट मीन्स कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, आपको विश्वास करना चाहिए मेरे ऊपर। चलो आंसर कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन का। ओके डन। और आज के लिए डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के चलो 2-4 क्वेश्चन हैं, इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के। तीन चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, एक आपका डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा C++ एंड तीसरा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड चौथा है दिस वन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। चलो द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर दिया है, इसका आंसर बता दो। देखो सिंपल सी बात है, देखते ही आप आंसर कर रहे हो, है ना। इट मीन्स आ रहा है 1 2 4 8 16, तो 16 और 4 20 और 5 25, तो 25, ये 25 है तो यही आंसर ही होगा। बस आगे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट स्टिल कर लो। ये हो गया आपका 1/4 प्लस 1/8, राइट, और ये हो जाएगा आपका 3/8, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 और नहीं, ये कितना है, एक सेकेंड, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे आ गया 6, हाँ 8 7 जा 56, देन 8 5 जा, यस, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यस। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको, इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट या कैनोनिकल SOP आपको बताना है एक फंक्शन का, आंसर कर दो क्या होगा SOP, या इसकी फुल फॉर्म बता दो। मतलब एक छोटा सा फंक्शन दिया है ना, इस छोटे से फंक्शन की फुल फॉर्म, मतलब इसको एक्सपेंड करने पर टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है।
इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं यही आपको बताना है। चलो बता दो। तो इसको एक्सपेंड करने का क्या ही तरीका है। इसको एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो a प्लस बी है ना, देखो ये a है और 2 एलिमेंट है तो इसमें b की कमी है, तो हम अगर b प्लस बी बार कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। b प्लस बी बार की वैल्यू 1 होती है तो ये चेंज भी नहीं हुआ और हमने इसको कर भी दिया। और b में क्या कर दें हम, a प्लस ए बार कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी, है ना। तो ए बी 2 बार है ये, तो इसको एक ही बार में लिख दो। तो ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, यही आना चाहिए। कहाँ पे है, ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक आई गेस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैनोनिकल मतलब होता है कि जो आपकी फुल फॉर्म है वही आपको बता देना है, ठीक है। चलो, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद कल क्लास होगी आपकी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको कन्वर्ट करना, एक SOP फॉर्म दिया गया है ये वाला, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, POS फॉर्म में, है ना। एक SOP को POS फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। A C B सारे आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा वाला आंसर करेक्ट होता है। देखो किसी भी, आपको पता है अगर हम SOP और POS की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जितने भी टर्म दिए हैं 1 2 3 4 5, तो इसको छोड़ के जो टर्म्स होंगे वो आपके POS में होंगे, है ना। तो अब पहले तो इस टर्म को देखो, ये कौन सा है 7, ये क्या है A B बार C बार, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0, मतलब ये हो गया आपका 4, 1 0 1 ये हो गया आपका 5, A B C बार मतलब 1 1 0 ये हो गया 6, और ये क्या है 1। इसका मतलब POS में कौन कौन सा टर्म आएगा, 0 आएगा एक, तो दूसरा कौन सा आ जाएगा 1 है, 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका समय, एक सेकेंड इसको यहाँ लेते हैं, इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ मिन टर्म्स ऑफ 1 4 5 6 7, राइट। और इसको लिख सकते हैं पाई ऑफ मैक्स टर्म ऑफ 0 2 और कौन सा नहीं है 1 3, है ना। 0 2 3 4 5 6 7 तो है ही, ये है। तो अब हमें बस ये 3 टर्म्स लिखने हैं, तो जितने भी ये वाले टर्म है ना ये तो कैंसिल होगा, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब 0 लिखना है हमें, और 0 लिखना है प्लस में, तो एक अगर इसमें 0 लिखेंगे तो ये हो जाता है A बार B बार C बार, लेकिन इसमें 0 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 0 को 1 मानते हैं, 1 को 0, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये हो गया 0। 2 कैसे लिखेंगे, अगर इसमें 2 लिखना होगा तो हम लिखेंगे A बार B C बार, तो इसमें कहाँ कैसे लिखेंगे A प्लस B बार प्लस C। और 3 कैसे लिखेंगे, तो 3 इस साइड लिख दे रही हूँ। 3 लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम A बार B C, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B बार प्लस C बार, जिसमें ये तीनों टर्म है वो आपका सही हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C, दूसरा है A B बार C एंड A B बार C बार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इट मीन्स कि किसी का आंसर सही नहीं है क्या, ये डी। अब सबको पता चल गया डी, फिर तो सी होगा। नहीं सी क्यों होगा भाई, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट में जो टर्म्स हैं वो तो आपके प्रोडक्ट ऑफ सम में नहीं होंगे, पहला तो ये कंफर्म है। तो यहाँ पे अगर 5 हैं, वेरिएबल कितने हैं 3 वेरिएबल है, तो टोटल 8 टर्म होंगे। 8 में से 5 यहाँ आ गए तो 3 ही आपके बचे इसके पास। अभी इन 3 में से कौन कौन सा वाला होगा वो आपको कैसे पता चलेगा, 0 2 एंड 3, और 0 2 एंड 3 कैसे लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बस यही करना है आपको, क्लियर है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बस सर्च करते रहोगे नहीं मिलेगा, है ना, नाम भूल जाओगे या कुछ भी होगा। तो सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक कमेंट, जो भी आपके सजेशंस हैं या फिर जो भी आपको क्वेरी है रिलेटेड टू सब्जेक्ट आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। एंड टिप्स फॉर लास्ट 20 डेज, सिर्फ पढ़ना है, रेलिवेंट पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा पढ़ा सकूँ आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच गाइज।